हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको फोबियाज के बारे में कुछ बताया था, ठीक है, और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए थे। आज हम स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट जो स्टडीज है उनको क्या कहते हैं। जैसे आपको इधर पे क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैंने फोबिया बताया था ना कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड्रोफोबिया। और वहां आपको चार ऑप्शन दे सकते हैं, फियर ऑफ इंसेक्ट्स, फियर ऑफ होम सराउंडिंग, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ हाइट। तो आपको फियर ऑफ वाटर टिक करना है और आपको जो है उल्टा भी दे सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली डिस्क्राइब्स फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, है ना। अच्छा, फोबिया में एक चीज मैंने शायद मिस कर गया था बताना, एक वर्ड होता है एग्रोफोबिया, AGORA, एग्रोफोबिया इसको बोलते हैं। मतलब आप क्राउडेड प्लेस से डरना, उसको एग्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में देखने वाले हम स्टडीज के बारे में। जैसे व्हाट इज एविएशन। एविएशन आपको वर्ड सुन के लग रहा होगा, समझ में आता ही है, बट फिर भी बता दो, एविएशन इज द स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एविएशन सेक्टर में है, मतलब कि एरोप्लेन्स जो फ्लाई होती हैं उस सेक्टर में है। और एविएशन को का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दो ब्रांचेस हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या है कि सेलेस्टियल बॉडीज जो है ना, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज कहने का मतलब कि मून हो गए और डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए, सन है, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी क्या बोलता है कि यही कि डिफरेंट जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका इफेक्ट हमारे शरीर पे क्या पड़ता है, दैट इज एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। जैसे अगर मान के चलिए आप जुपिटर को स्टडी कर रहे हो तो ये दिस विल कम अंडर एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एल्केमी, एल्केमी क्या है कि पहले के जमाना में एक्चुअली मानो कि अभी जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री है ना, इसका एक तरह से प्रिकर्सर है। मतलब इसके पहले जो केमिस्ट्री जिस तरह से पढ़ाई जाती थी या पढ़ी जाती थी वो कहीं ना कहीं एल्केमी में आती है। लेकिन इसमें एक चीज, एक एलिमेंट मैजिक का भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि एक सर्च है, मतलब कि एक यूनिवर्सल पनेशिया का सर्च है। पनेशिया मतलब होता है रामबाण, पनेशिया मतलब रामबाण होता है, मतलब कि कोई ऐसी दवा जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो किसी डिजीज के लिए, उसको बोलते पनेशिया, ठीक है। तो आपको इसके लिए सर्च हो रहा था पहले, एंशिएंट सर्च है ये पनेशिया के लिए। साथ में आपको फिलोसोफर स्टोन की सर्च हो रही थी। फिलोसोफर स्टोन क्या है, पहले जमाने में माना जाता है, आप एक एल्केमिस्ट नाम से बुक भी है पाउलो कोएल्हो की, और बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी नॉवल है, ठीक है। तो वही कहानी, उसमें भी कहानी उसी तरह की है कि कोई इंसान किसी चीज के लिए ढूंढ रहा है। और फिलोसोफर स्टोन जो है ना, ये क्या होता है कि माना जाता है कि एक स्टोन है जो कि मेटल्स को, नॉर्मल मेटल्स जो होते हैं उनको प्रेशियस मेटल्स में, जनरली स्टोन को सिल्वर और गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप कोई ब्रास को अगर उस मेटल से हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गोल्ड बन जाएगा। इसको कहते हैं फिलोसोफर्स स्टोन, ठीक है। एक बहुत अच्छी कहानी है, इस पे कभी टाइम मिले तो आप एक सर्च करना, कहानी है रम्पलस्टिल्टस्किन की। रम्पलस्टिल्टस्किन, बहुत छोटी कहानी, आपको मैं बहुत शॉर्ट में बता दूं कि एक मछुआरा होता है, उसकी बेटी रहती है, वो थोड़ा बेवकूफ होता है, ठीक है। और राजा के पास जब हो जाता है तो वो बोलता है कि मेरी बेटी जो है किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती है। अब उसकी बेटी को राजा ने बुलाया और एक बड़े से रूम में सिर्फ भूसा भरा हुआ था, उसको दे दिया, बोला इसको गोल्ड कर दो। और बेटी रो रही है, उसको तो आता नहीं है। तब एक डॉर्फ कहीं से आता है वहां पे, डॉर्फ मतलब बौना इंसान था, और वो बोलता है कि मैं कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन मैं जो चाहूंगा वो तुम्हें मुझे देना होगा। बोलती है ठीक है। तो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर उसने बोला कि मैं समय आने पे मांगूंगा, वो चला गया। फिर दूसरे दिन राजा उसको बुलाता, राजा शॉक हो जाता बिल्कुल देख के गोल्ड को। फिर दूसरे दिन बुलाता है और फिर उससे बड़ा रूम देता है भूसा का, फिर रोने लगती है। फिर वही बौना आता है और फिर वो कन्वर्ट करता है। लास्ट तीसरे दिन वो बोलता है इसको कन्वर्ट कर दो और मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तीसरे दिन और बड़ा रूम मिलता है, फिर से बौना आता है और वो उसको कन्वर्ट कर देता है और बोलता है याद रखना जिस मोमेंट पे जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। उसने बोला ठीक है, क्योंकि जान की भी बात थी उसकी, अगर वो नहीं कर पाती तो उसको मार देते राजा। शादी हो गई, सब कुछ ठीक चला था, वो डॉर्फ को भूल गई। फिर उसे एक बेटा हुआ और वो बेटा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो एक दिन उसके कमरे में वो बौना है और उसने बोला मुझे जो है ये प्रिंस चाहिए। अब कोई भी माँ अपने बेटे को तो दे नहीं पाएगी जल्दी, माँ का ये जो दिल होता है वो कैसे अपने बेटे को किसी को दे दे। वो मना करती है, बोलती कुछ भी और मांग लो। बोलता नहीं, मैंने ये शर्त रखी थी कि टाइम आने पे आई विल आस्क यू फॉर समथिंग एंड यू विल हैव टू गिव इट टू मी। बहरहाल
तो वो बोलती है नहीं प्लीज ऐसा मत करो। तो उसने बोला कि ठीक है चलो ये भी मानता हूं मैं, लेकिन तुम्हें मैं समय देता हूं 3 दिनों का, अगर तुम मुझे बता दोगी मेरा नाम क्या है तो मैं ये माफ कर दूंगा। ठीक है, तो वो सोचने लगती है और बहुत सारी चीजें सोचती है और रो रही होती है, क्योंकि आप नाम कैसे गेस कर लोगे आप किसी का। तो अचानक क्या होता है कि एक आदमी, इसकी एक दासी रहती है, दासी या कोई मैनेजर कुछ रहता है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था मैंने। तो वो आता है और बोलता है कि महारानी मैंने एक अजीब चीज देखी। बोला क्या? तो एक जो है जंगल में एक बौना जो है आग जला के चिल्ला रहा है पागल की जैसे कि मैंने जो है मुझे एक राजकुमार मिलेगा क्योंकि वो मेरा नाम गेस नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा नाम तो है रम्पलस्टिल्टस्किन। ठीक है, तो वो कूदने लगता है और वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था। महारानी एकदम उनकी आंखें चमक उठी। बाद में जब वो आया तो उन्होंने 1-2 नाम बताया उसके कि ये नाम है आपका, ये जॉन नाम है, कैनेडी नाम है। तो उसने बोला नहीं, और वो खुश हो रहा था। अचानक से उसने बोला तुम्हारा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन, और वो बौना पागल हो जाता है और वहां से चला जाता है। ठीक है, तो ये है रम्पलस्टिल्टस्किन की कहानी। ठीक है, और वही जो मैं बता रहा था एल्केमी कि वो कैसे उसको चेंज कर रहा होगा, तो ये माना जा सकता है कि फिलोसोफर स्टोन्स था उसके पास और वो उसे टच करा रहा था। अकूस्टिक्स क्या है, आप आजकल सर्च करोगे यूट्यूब पे, कोई भी सॉन्ग के साथ अकूस्टिक गिटार जनरली बोलते हैं ना, वो क्या है कि साउंड और साउंड वेव के स्टडी को अकूस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अकूस्टिक गिटार अब आज के डेट में यूज होने लगा है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस, ह्यूमन काइंड, कि ह्यूमन काइंड कैसे इवॉल्व हुई, इसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एक बहुत अच्छी किताब है शेपियंस नाम की, आपने सुना होगा, ये बेस्ट सेलर है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, युवल नोआ हरारी की। उसमें उन्होंने पूरे ह्यूमन काइंड के एवोल्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इट इज एंथ्रोपोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मैंने बता दिया, स्टडी ऑफ स्टार्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज। बॉटनी क्या है? बॉटनी जो है वो है स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। व्हाट इज बायोलॉजी? दैट इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। कैलीग्राफी, ये वर्ड याद रखना, कैलीग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलीग्राफी जो है हैंडराइटिंग, जो आर्ट है ना रिलेटेड टू इम्बेलिस्ड ऑर्नेट, सजा हुआ हैंडराइटिंग जो हम बोलते हैं ना, इसको कैलीग्राफी बोलते हैं। जैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अगर देखोगे तो वो फ्री फ्लोइंग मतलब इटैलिक जो है हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उनको लिखा था और वो कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर मतलब जो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता है, जो ये एक आर्ट है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी को। व्हाट इज क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी इज द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। इसके बाद ये आया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये जो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट है ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, जनरली टाइम जो भी सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी। ठीक है, आप समझिए सीक्वेंस को क्रोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अमित शाह जी ने एक बयान दिया था ना कुछ दिनों पहले, आप क्रोनोलॉजी समझिए, वो क्या है? मतलब आप सीक्वेंस ऑफ टाइम जो है, टाइम ऑर्डर को समझिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। आप बोलोगे सर ये क्या स्टडी है, लेकिन इंसेक्ट्स की भी स्टडी होती है एंड दैट वी कॉल एज एंटोमोलॉजी। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स बहरहाल छोड़ दे, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कितनी सारी प्रजातियां हैं जो हमें पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो हर दिन जो है ना स्टडी चलता रहता है और हर दिन कुछ ना कुछ नई जो है उसमें डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको रोज कुछ ना कुछ मिल जाए कि आज ये इंसेक्ट मिला नया, आज ये प्लांट की प्रजाति नई जो है मिली है। तो दैट इज एंटोमोलॉजी। इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी? देखिए हम इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? जो हमारा सराउंडिंग्स है इसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे रिलेटेड है, क्या डिपेंडेंस है, क्या इंटरडिपेंडेंस है? इन्वायरमेंट देखिए वो क्या है? नॉन लिविंग है, एबायोटिक कंपोनेंट है, वो उस पे हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट है, बट एट द सेम टाइम हम पे वो भी डिपेंडेंट है, बिकॉज अगर हम पोल्यूट कर दें इन्वायरमेंट को तो उसकी भी डिग्रेडेशन होगी। हालांकि दैट इज एबायोटिक, नॉन लिविंग, तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट हमें तो फर्क पड़ेगा ना, उसका रिजल्ट हमें ही देखने को मिलेगा। और इसी कारण से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा आजकल फोकस भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इंडिया बहुत ज्यादा इसके ऊपर आगे बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे एक सोलर अलायंस बनाया गया कि जितने भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के कंट्रीज हैं उनका एक अलायंस बनाया गया और उसका हेडक्वार्टर कहां है? इंडिया में। ठीक है,
तो ये है आपका इकोलॉजी, मतलब आपका जो रिलेशनशिप है एक ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ, दैट इज इकोलॉजी। जैसे हम लैंड पे हैं, फिश वाटर में रहती है, तो फिश का इन्वायरमेंट उसका वाटर होगा। तो फिश और इन्वायरमेंट के बीच में जो है डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस और रिलेशनशिप क्या है, इसको जब पढ़ेंगे, या फिर अगर मेरी इंटरडिपेंडेंस अपने इन्वायरमेंट के साथ पढ़ेंगे, तो दोनों बोथ विल कम अंडर द टर्म इकोलॉजी। ठीक है। फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स क्या है, जीन से बना हुआ है ये वर्ड। जीन्स क्या होती है, डीएनए समझते हैं, उसी को जीन्स कहते हैं। डीएनए मतलब कि देखिए क्या होता है कि आपके फोर फादर जो होंगे, आपके अगर 20 जनरेशन पहले भी चले जाएं, तो हम पता लगा सकते हैं कि आपकी लीनिएज ऐसे है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक चीज होती है डीएनए, या जिसे हम जीन्स कहते हैं, जिसके अंदर ये नॉलेज स्टोर्ड होती है। ठीक है। तो उसके स्टडी को जो होता है ना, ये हम जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब एक तरह से देखिए, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला ब्रांच है जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ क्या, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस आती हैं। जूलॉजी है, आपको जेनेटिक्स है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये सारी चीजें बहुत सारी उसके अंतर्गत आती हैं। उसी में एक पार्ट है जेनेटिक्स। ठीक है। चलिए फिर देखते हैं जियोलॉजी। व्हाट इज जियोलॉजी? जियोलॉजी और ज्योग्राफी जियो वर्ड से दोनों बने हुए हैं। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जियोलॉजी क्या है कि दिस इज द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। सॉइल और रॉक्स की अलग से पढ़ाई होती है और ये साइंस के अंतर्गत आती है। ठीक है। वेयरएज ज्योग्राफी जो है आर्ट्स का एक पार्ट है। तो स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज नोन एज जियोलॉजी। ठीक है। जियो वर्ड ही बना हुआ है, इसका मतलब होता है हम समथिंग रिलेटेड टू अर्थ। ठीक है। अर्थ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसको जियोलॉजी बोलते हैं। जैसे अर्थ का जो शेप है उसके बारे में क्या बोलते हैं हम? इट इज नीदर स्फेरिकल नॉर सर्कुलर। ठीक है। इसको जियोइड बोलते हैं, GEOID, मतलब अर्थ के जैसा शेप है। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या होती है? सीधी सी बात है, मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। अर्थ के बारे में, इसके फॉर्मेशन के बारे में और किस तरह से इसको मैप किया जाएगा, इसको जब हम पढ़ते हैं, ये है क्या, ज्योग्राफी। भूगोल बोलते हैं हम लोग हिंदी में इसको। ठीक है। चलिए आगे। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। प्लीज हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जो भी आपको इश्यूज आ रहे हैं रिलेटिंग टू CUET या इस लेक्चर से, प्लीज उसको डालें। और आपको अगर हमारे कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप, या मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप है हमारा, या modulation.in पे जाके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू CUET एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कॉल अस ऑन 9015781999। हमारा एक ग्रुप भी है टेलीग्राम पे जो है मॉड्यूलेशन CUET 2024, वहां हम हर चीजों को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। तो उसको भी देखें। और साथ में मैंने आपको जैसा बताया है कि CUET इज ऑल अबाउट MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड। तो आप हमारे कम्युनिटी टैब पे जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको भी प्लीज सॉल्व करें। आपके बेटरमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स। थैंक यू।